आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से उपराष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक दो बात आपसे करना चाहूँगा कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। साथ ही साथ मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अक्सर लोग दूसरे को लेकर के, दूसरे की बातों को लेकर के सोच में पड़े रहते हैं, दूसरे को मनोरंजन का साधन बने रहते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। और एक बार जब आपकी ज़िंदगी बन गई तो वही लोग जो आपसे दूरियां बनाते थे, आप पर ताने कसते थे, वो आपके आसपास गिद्ध की तरह मंडराते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ आप फेल हो गए, यही लोग जो आपके साथ दोस्ती बन के घूमते फिरते नज़र आते थे वो आपसे कन्नी कटाने लगेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ना, ये तो है उपराष्ट्रपति। इससे पूर्व में भी MCQ से बहुत सारे प्रश्न किया जा चुका है, खास करके पॉलिटी के संदर्भ में। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर से जाके अवश्य देख लें। वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होगा। कहा गया है कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति के मामले में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। तीसरा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो उसे केवल राज्य परिषद के अध्यक्ष का पारिश्रमिक मिलता है। तो ऊपर में से कितने कथन सही हैं? उत्तर में बताया गया है कि केवल एक कथन सही है। अब वो कथन कौन सा सही है, इसे देखना है। कथन एक गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के मामले में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्य के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ऑप्शन में कहा गया था कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, इस कारण से इस ऑप्शन को गलत माना गया। कथन दो सही है। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। ऐसा बहुत कम होता है जब उसे राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। कथन तीन गलत है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति का पारिश्रमिक मिलता है। जबकि यहाँ पे क्या बताया गया था कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो केवल उसे राज्य परिषद के अध्यक्ष का पारिश्रमिक मिलता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पर कम से कम निम्नलिखित में से कितने के हस्ताक्षर होने चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार RBI में 15,000 रुपये जमानत राशि भी जमा कराता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। संविधान में उन आधारों के नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। चौथा है कि हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो कौन से कथन सत्य नहीं हैं? तो इसमें से बोला गया है सी, केवल 3 सत्य नहीं है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ये क्या है? गलत है। बाकी बात जो है, राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव या उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, ये सही माना गया है ना। फिर है कि संविधान में उस आधारों के नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, ये भी सही माना गया है। फिर है, हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे भी सही माना गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये मूल रूप में सही का अर्थ है, यहाँ पे मूल रूप में सही माना गया है। तीसरा को गलत क्यों माना गया है, इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 सही है और कथन 3 गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, सही, इसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर कहता है कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव उपराष्ट्रपति की सीट को रिक्त कर देता है। कथन 2 सही है। संविधान में उन नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर कहता है कथन 4 सही है। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद पर बने रहते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो इसमें बोला गया है उपरोक्त सभी, संघीय मंत्री, राज्य का राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ या राज्य मंत्री को संविधान में लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसलिए वे सभी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। फिर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा निकाय भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच करता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में सभी संदेह और विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है।
पूछ देगा कितने न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है, तो इसका उत्तर होगा 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने पर अगले उपराष्ट्रपति की चुनाव तिथि से 180 दिनों के भीतर होता है। फिर है उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आमतौर पर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संसद के किसी भी सदन या महासचिव होते हैं, जो रोटेशन के आधार पर होता है। तो कहता है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो यहाँ पर केवल 2 को सही माना गया है। कथन 1 गलत है। निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव उस तिथि से 60 दिनों के भीतर होता है, न कि 180 दिनों के भीतर। फिर 2 को सही माना गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आमतौर पर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है, जो रोटेशन के आधार पर नियुक्त होता है। फिर है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य ब्रिटेन के उपराष्ट्रपति के समान होता है। दूसरा है अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए रिक्त होने पर अपने शेष काल के लिए पद धारण करता है। पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर बना रहता है। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखता है। तो ऊपर बताए गए कथनों में कितने गलत हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 1 गलत है। कथन 1 को गलत माना गया है, बाकी बात 2 और 3 सही है। इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 गलत है। राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य अमेरिकी उपसभापति के समान होता है, जो अमेरिकी विधायिका के ऊपर सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कथन 2 सही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर उसे ग्रहण करता है और शेष कार्यकाल के लिए उस पद पर बना रहता है, जबकि भारतीय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल लेता। कथन 3 सही है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखता है, क्योंकि यह आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति को पद को भरता है। प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो बोला गया है कि केवल 1 को सही माना गया है, दूसरे को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 सही है। मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। कथन 2 गलत है। उपर्युक्त प्रावधान को 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रपति अपने संवैधानिक विवेकाधीन अधिकार के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बोला गया है ना तो 1 और ना ही 2। अब इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 गलत है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। कथन 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के लिए रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे सदन के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, है ना। यानी 6 महीने के भीतर उसे सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रह जाता। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर बोला गया है कि 1, 3 और 4 उनमें से सही को बोला गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राज्य जल संसाधन परिषद के और अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष। 2 को GST के परिषद के अध्यक्ष, जो कि गलत है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राज्य एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं। वित्त मंत्री होते हैं GST परिषद के अध्यक्ष, इसे याद रखना है। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा? तो ये उत्तर होगा मुनरो ने। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? तो इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसी बातें संविधान में नहीं लिखा गया है। बाकी बात है कि वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, ये सही है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत खोने पर इस्तीफा देना होगा, ये भी सही है। यदि
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक साथ पद छोड़ते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालेगा। ये भी बात सही है, यानी संवैधानिक रूप से ये भी बात सही है। तीसरा जो है, ये ऐसी बातें संविधान में नहीं लिखा गया है, व्यवहार में इन बातों को पालन किया जाता है। कहता है कि यदि प्रधानमंत्री सदन में बहुमत खो देता है तो उसे इस्तीफा देना एक परंपरा है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका उत्तर होगा बी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। उपरोक्त 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था, इसमें ये कहा गया था मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से अपने मंत्री के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के परामर्श करने के बाद अपना मंत्रिमंडल चुन सकते। तीसरा है प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेक है। चौथा है भारत के राष्ट्रपति के पास निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के चयन में केवल सीमित शक्ति है। तो इसका उत्तर होगा सी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों को चुनने का पूर्ण विवेक है। जरूरी नहीं कि वे संसद के दोनों सदनों से ही हों, बल्कि वे किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। उस व्यक्ति को पदभार ग्रहण करने के तिथि से 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। प्रश्न है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री उसके पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। फिर है कि प्रधानमंत्री निचले सदन में बजट पर नहीं बोल पाएंगे। फिर है प्रधानमंत्री केवल उच्च सदन में ही बयान दे सकते हैं। लास्ट है कि शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य बनना होगा। तो इसमें से उत्तर एक है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री उसके पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे जब वो राज्यसभा के सदस्य होंगे तब। एक्सप्लेनेशन को इसलिए का क्योंकि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। पूछ देगा अविश्वास प्रस्ताव जब भी पेश होता है तो कहाँ होता है? लोकसभा में। प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्री को सौंपा जाता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? तो उसका उत्तर होगा बी, केवल 2। कथन 1 गलत है। भारत सरकार के मंत्रालय विभाग इन नियमों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 70 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 भारत सरकार के कार्य आवंटन के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। पहला है भारत के महान न्यायवादी, दूसरा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और चौथा है वित्त आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में इस तरह का प्रावधान नहीं है। लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, फिर है UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों, फिर है चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। प्रश्न है कि इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राइमस इंटर पेरेस माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकारों ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस या समानों में प्रथम के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से सदस्य थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को माना गया है 2, 3 और 4। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा। इसके कार्यकाल को देखें तो इंदिरा गांधी ने 1966 में, देवेगौड़ा ने 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है कि मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर
पद धारण करते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री संघ के मामलों में कानून और प्रशासन के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करते हैं। तो उपर्युक्त में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर बोला गया है 1 और 3 सही है, दूसरा को गलत माना गया है। पहला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा सही है, मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं और प्रधानमंत्री संघ के मामलों के कानून और प्रशासन के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को संवाद करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सही है, एक को गलत माना गया है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दूसरा है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है यदि कोई कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे इस्तीफा देना होगा। तो उपयुक्त बताए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर केवल 2 को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कथन 1 गलत है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कथन 2 सही है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य को उसके पद के अनुसार क्या भत्ता मिलेगा ये निर्धारित होता है। कथन 3 सही है। यदि कोई कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि BR अम्बेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण किया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर D को सही माना गया है, केवल 4 को। बाकी बात 1, 2 और 3 ये तीनों गलत है। कथन 1 गलत है। ब्रिटेन के विपरीत प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जहाँ प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। फिर 2 गलत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। फिर है कि तीसरा, संविधान ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं किया है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। कथन 4 सही है। वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र और मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाते हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा है वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तीसरा है प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरफेरेंस कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर कहा गया है D, कोई नहीं, यानी कि ये सभी सही हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं पॉज करके। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। कार्यकाल को देख लीजिए। 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया था। फिर है, आपातकाल के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। ये 1977 में मोरारजी देसाई बने थे भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चिन्हित करें। पहला है कि उप मंत्रियों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता और वे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। 1967 से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। थर्ड है कि मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि मंत्रिपरिषद का एक संवैधानिक निकाय का है। चौथा है कि प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट दूसरे सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो उपर्युक्त में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर D को गलत माना गया है। D में 4 है। प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट दूसरा सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो कि गलत है। चर्चा करते हैं। कथन 1 सही है। उप मंत्रियों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, वे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। वे कैबिनेट या अन्य राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में मदद करते हैं। कथन 2 सही है। 1967 से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है, ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी है।